क्लास 9th के आज हम अर्थशास्त्र व इकोनॉमिक्स पर चर्चा करेंगे। देखिए, इकोनॉमिक्स जो क्लास 9th की है, इसमें हमें बताया गया है कि गांव के इकोनॉमी को कैसे जानेंगे। इसका पहला जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी। देखिए, पालमपुर कोई गांव है नहीं, ये एक काल्पनिक गांव लिया गया है। पालमपुर क्या है? एक काल्पनिक गांव है, और जिसकी कहानी से हमने क्या किया है कि गांव की अर्थव्यवस्था को समझाने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी ने गांव की अर्थव्यवस्था को समझाने की कोशिश की गई है कि गांव में कैसे लोग काम करते हैं। तो देखिए, जैसे पालमपुर गांव की अगर हम परिचय की बात करें तो पालमपुर गांव जो है एक काल्पनिक गांव है। पालमपुर गांव क्या है? एक काल्पनिक गांव है, ठीक है, जिसकी सहायता से हमने क्या क्या कर रखा है, अर्थव्यवस्था, गांव की अर्थव्यवस्था को समझेंगे। ठीक है, पालमपुर गांव जो है उसमें अलग अलग जातियां होती हैं। आप सभी जानते हैं कि गांव में बहुत सारी जातियां होती हैं, तो पालमपुर गांव में भी अलग अलग जातियों के 450 परिवार रहते हैं। ठीक है, जिसमें से 80 परिवार जो हैं उनके पास क्या है, अधिकांश भूमि है। ठीक है, और जबकि गांव में 1/3 लोग अनुसूचित, मतलब अनुसूचित जाति के हैं, दलित जाति के हैं। पालमपुर गांव में 2 प्राथमिक विद्यालय हैं, एक हाई स्कूल विद्यालय है, एक राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है तथा एक निजी औषधालय है। ये जो पालमपुर गांव लिया गया है, ये यूपी के एक पालमपुर नाम गांव को ही लेकर के समझाया गया है, लेकिन ये एक काल्पनिक गांव है। जैसे हमने बताया है कि यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं हैं, इस गांव में सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं। ठीक है, अब देखिए, एक जो पालमपुर गांव है, इस गांव में को लेने का उद्देश्य हमारा क्या है? पालमपुर गांव में को लेने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उद्देश्य हमारा ये है कि उत्पादन से संबंधित मूल विचारों का परिचय, उत्पादन से संबंधित मूल विचारों का परिचय के लिए हमने इस गांव को लिया है। देखिए, अब आर्थिक क्रियाएं, अब किसी भी काम को होता है उत्पादन के लिए, क्या है, उत्पादन जरूरी है, तो उसमें कोई ना कोई आर्थिक क्रियाएं होंगी। तो आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, एक कृषि आधारित क्रियाएं होती हैं, दूसरी होती हैं गैर कृषि आधारित क्रियाएं। कृषि आधारित क्रियाएं जो होती हैं वो तो खेती से हो गई, जबकि गैर कृषि क्या होती हैं, जो भी खेती के अलावा जो भी कार्य हैं वो सब क्या होती हैं, गैर कृषि आधारित क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो उत्पादन का संगठन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता हो। उत्पादन, आप कोई भी चीज़ें बनाते हैं, अगर आप दूध का उत्पादन करते हैं, दही का उत्पादन करते हैं, मीट का उत्पादन करते हैं, तो उसकी हमें ज़रूरत है। अगर हमें आवश्यकता है तब हम उसको बना रहे हैं, अगर हमें आवश्यकता ही नहीं तो हम उसको बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है? आवश्यकता पर निर्भर करती है। जो भी आप उत्पादित कर रहे हैं वो उसकी आवश्यकता है या नहीं है। सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं लेकिन सब्जी कोई खाएगा नहीं, तो आप उत्पादन नहीं करेंगे। ठीक है, तो उत्पादन आवश्यकता पर निर्भर करती है। अब देखिए, जो आवश्यकता है, इसके उत्पादन के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारे को 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? पहला होता है भूमि या प्राकृतिक संसाधन, भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन। अब देखिए, भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या हुआ? देखिए, भूमि, अगर भूमि नहीं है तो आप उत्पादन के लिए कहीं प्लांट नहीं बैठा सकते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं भूमि नहीं है, लेकिन आपके पास जल है, वन है, खनिज है, तो ये भी क्या है, एक प्राकृतिक संसाधन है। तो आप सबसे पहली रिक्वायरमेंट है भूमि या प्राकृतिक संसाधन हो, भूमि हो या प्राकृतिक संसाधन हो। ओके, तो जल, वन, खनिज, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अब जब हमने पहली बात कर ली कि भूमि या अन्य प्राकृतिक संसाधन हमारे पास होना चाहिए, दूसरा हमारे पास श्रम होना चाहिए। श्रम, देखिए, कार्य करने वाले लोग, अगर आप भूमि लेते हैं, उस पर प्लांट बैठाते हैं, तो कार्य करने के लिए लोग होने चाहिए। तो कार्य करने के लिए जो लोग हों,
कार्य करने के लिए श्रमिक होने चाहिए। आपके पास क्या होने चाहिए? श्रमिक। अब देखिए, जो कार्य करने के लिए श्रमिक होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कुशल श्रमिक और एक होते हैं अकुशल श्रमिक। ठीक है, अब कुशल श्रमिक और अकुशल श्रमिक कौन होते हैं इसको देखिए, हम समझते हैं। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कुशल और दूसरे होते हैं अकुशल श्रमिक होते हैं। देखिए, जो कुशल श्रमिक होते हैं ये क्या होते हैं? अधिक पढ़े लिखे होते हैं, अधिक पढ़े लिखे होते हैं, और ये कम पढ़े लिखे होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, अब जो अधिक पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको हम कंपनी की अकाउंट व्यवस्था, मैनेजिंग का पोस्ट या इंजीनियर कर रखा है तो इंजीनियरिंग के काम उसको हम दे देते हैं। जो कुशल श्रमिक होते हैं उनकी सैलरी भी हमें अधिक होती है और वो कम आवश्यकता होती है, वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती। एक मैनेजर अगर कंपनी में रख लिया तो वो तो 1000 लोगों को काम करा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से अकुशल, जैसे अब बात करते हैं अकुशल, फैक्ट्री में काम करने के लिए हमें मजदूर चाहिए। हाँ, मजदूर चाहिए तो वो शारीरिक बल से कार्य करेगा। क्या करेगा? शारीरिक बल से कार्य करेगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? अकुशल मजदूर कहते हैं, अकुशल श्रमिक कहते हैं, जो शारीरिक रूप से कार्य करे, मानसिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से जो काम करते हैं उसे अकुशल कहते हैं। अब जैसे अगर आप को एक सामान उठाना है तो उसके लिए आप कुशल श्रमिक को नहीं लेके आएंगे, अकुशल, क्योंकि अगर आपको एक कट्टा उठाना है तो आप क्या करेंगे? एक अकुशल श्रमिक को ही लेकर के आएंगे, कुशल श्रमिक उठाएगा नहीं। ठीक है, तो दो प्रकार के श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रम की आवश्यकता होती है। पहला कुशल श्रमिक, दूसरा अकुशल श्रमिक। कुशल श्रमिक जो होते हैं वो अधिक पढ़े लिखे होते हैं, अकुशल श्रमिक कौन होते हैं? कम पढ़े लिखे होते हैं। अब देखिए, हमारे पास इसके बाद ज़रूरत आती है भौतिक पूंजी की। किसकी ज़रूरत आती है? भौतिक पूंजी की। देखिए, उत्पादन के सभी स्तर पर अपेक्षित कई प्रकार की आगत को भौतिक पूंजी कहते हैं। ठीक है, उत्पादन करने के लिए हमें जो भी पूंजी की आवश्यकता होती है, अपेक्षित अलग अलग आगतों की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती है? भौतिक पूंजी कहलाती है। हाँ, अब इसमें देखिए, एक स्थायी पूंजी होता है और एक कार्यशील पूंजी होता है। स्थायी पूंजी क्या होता है? जैसे औजार, मशीन, भवन, ये सब क्या है? स्थायी है। हाँ, ये फिक्स्ड कैपिटल है। ठीक है, इसको क्या करते हैं? फिक्स होता है, मतलब कि भवन आपने बना दिया तो वो 50 साल 100 साल के लिए हो गया, मशीन आपने खरीद दिया 10-15 साल के लिए हो गया। ठीक है, तो ये फिक्स हो गया हमारे पास, इसे स्थायी पूंजी कहते हैं। कार्यशील पूंजी क्या होता है? जैसे कच्चा माल और नगद मुद्रा। कच्चा माल हमें खरीदने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कच्चा माल खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा माल खरीदने के लिए हमें अलग से पैसों की ज़रूरत चाहिए। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हमें भौतिक ज़रूरतें होती हैं। कच्चा माल क्या होता है? उत्पादन के लिए जो भी चीज़ें हमें ज़रूरत है वो सब क्या, उसके लिए जो भी हमें मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है वो कार्यशील पूंजी होती है। जबकि अगर हम जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, औजार, मशीन, भवन, ये सब चीज़ों के लिए हमारे पास क्या होता है? ये स्थायी पूंजी होती है। ये 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए फिक्स हो जाता है, तो इसे हम स्थायी पूंजी कहते हैं। अब देखिए, उत्पादन चौथा जो है वो क्या है? उत्पादन करने के लिए भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी, इन तीनों को देखिए, भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को एक साथ करने योग्य बनाने के लिए ज्ञान और उद्यम की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आज के समय में मानव पूंजी कहते हैं। जो 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी होती है? तो भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी को अगर एक साथ बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। ओके, अब देखिए, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिसे क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक कहते हैं। ओके, इसे क्या कहते हैं? उत्पादन के कारक कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है पालमपुर में खेती। देखिए, गांव है तो 75% लोग क्या हैं? खेती पर ही निर्भर करते हैं।
75% लोग की जीविका किस पर निर्भर करती है? खेती पर निर्भर करती है। पालमपुर में जो खेती है, पालमपुर में खेती, वो 75% लोगों की जीविका खेती पर निर्भर करती है। ओके, दूसरा है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। देखिए, पालमपुर गांव में बिजली जल्दी आने की वजह से वहाँ पर सिंचाई जो थी वो क्या हो गई, नलकूपों से होने लग गई। बिजली जो थी जल्दी आ गई, इसकी वजह से सिंचाई किससे होने लगी, नलकूपों से होने लग गई। अच्छी व्यवस्था थी वहाँ पर सिंचाई करने की, इसलिए वहाँ पर सिंचाई में कोई दिक्कत नहीं आई। बहुविध फसल प्रणाली, बहुविध फसल प्रणाली का मतलब होता है एक ही साल में कई सारी फसलें काटना, एक ही साल में कई सारी फसलें पैदा करना। ठीक है, मतलब एक वर्ष में एक ही भूमि पर बहुत अधिक अलग अलग प्रकार के फसल का पैदावार करना बहुविधि प्रणाली कहलाती है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है HYV उन्नत बीज। ठीक है, HYV उन्नत बीज, हाइब्रिड एलाइडिंग वैरायटी। ठीक है, ये कब जब हुआ था, जब हम सबसे पहले 1960 तक अमेरिका से क्या करते थे, अनाज खाद्यान्न मंगाते थे। अमेरिका से खाद्यान्न हमारे देश को पूर्ति करता था। लेकिन जब चाइना वार हुआ तो अमेरिका ने क्या किया कि हमें खाद्यान्न देने से मना कर दिया, खाद्यान्न देने से अमेरिका ने मना कर दिया। उस समय जो अमेरिका से खाद्यान्न भारत में आता था वह PL 480 स्कीम के तहत आता था। मैं लिख देता हूँ, अमेरिका से खाद्यान्न PL 480 स्कीम के तहत आता था। ठीक है, लेकिन चाइना वॉर के साथ, चाइना जब वॉर हुआ भारत और चाइना के साथ, तब अमेरिका ने हमें खाद्यान्न देने से मना कर दिया। तब हमने खाद्यान्न के लिए आत्मनिर्भर बनने की ठान ली, और वहीं से हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति शुरू हुई, जो 1966 में फाइनली आ गया था ग्रीन रेवोल्यूशन। देखिए, HYV जो उन्नत बीज की बात हम कर रहे हैं, HYV ये नॉर्मन ई बॉल्गर ने पूसा नाम का, बिहार में एक पूसा नाम की जगह है, वहाँ पर इन्होंने सीड्स पर, बीजों पर शोध किया, और शोध करने के साथ एक ऐसे बीजों को बनाया जो क्या करते थे, एक ही बीज से, मतलब एक ही पौध से अधिक पैदावार करने के लिए बीजों को तैयार किया। पूसा बिहार की एक जगह है जहाँ पर इन्होंने अलग अलग बीजों पर शोध किया, और शोध करने के साथ एक हाई एलाइड वैरायटी के बीज का निर्माण किया, जिससे हम क्या करते थे, सिंगल पौधे से, एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा करना प्रारंभ हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास अनाज की मात्रा बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन इसके बाद देखिए हमारे पास आ गया, देखिए हरित क्रांति आई, उसके बाद गुजरात में श्वेत क्रांति आई, जो आज अमूल पूरे भारत में फैला हुआ है, जिसको दूध क्रांति बोलते हैं। श्वेत क्रांति, दूध के लिए हम भारत आत्मनिर्भर है। उसी प्रकार से 1985 में ब्लू रेवोल्यूशन लेके आया गया, मत्स्य क्रांति लेकर के आया गया, जो फर्स्ट ऑफ ऑल 1985 टू 1990 तक पहली बार इसे अनाउंस किया गया था, और उसके बाद ये कंटिन्यू चलता रहा। ब्लू रेवोल्यूशन हुआ, जिसमें मछली उत्पादन के लिए बात कही गई, मत्स्य उत्पादन के लिए बात किया गया। तो अलग अलग हमारे देश में बहुत सारी अलग अलग क्रांतियाँ आती रही, जिसकी वजह से हमारे देश में गैर कृषि उत्पादन भी बढ़ता गया, जिसकी वजह से कृषि पर भी हम निर्भर कम होने लगे। उसके बाद देखिए चौथा हमारे पास है रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का उपयोग। देखिए रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग
इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो देश है वो कर्क रेखा से होकर के गुजरता है, जहाँ पर कीड़ों के जो कीट हैं कटिबंधीय उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मिल जाता है, जिसकी वजह से कीड़े उत्पन्न होते हैं और वो फलों को पूरा का पूरा सफाचट कर जाते हैं। जिससे बचाने के लिए हमें क्या करना होता है, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का उपयोग करना होता है, जिससे हम अपने फसल को बचा सकें। देखिए, उर्वरक के रूप में 3 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए, उर्वरक के रूप में किसकी 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इनकी भी मात्रा किस प्रकार से होती है? 3:2:1, 3:2:1। मतलब कि अगर आपने 6 किलो या 6 किलो अगर आपने उर्वरक ले रखा है, 6 किलो खाद ले रखा है, तो उसमें 3 किलो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा, 2 किलो फॉस्फोरस होगा, 1 किलो पोटेशियम होगा, ठीक है। ये हमारे पास उर्वरक का एक सही मिश्रण होता है। इसे हम मिला करके अपने खेतों में यूज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर खेतों में खेत की मृदा जो है, खेत की मिट्टी अगर क्या है, बहुत अधिक लवणीय है, बहुत अधिक लवणीय है, खेत की मृदा लवणीय है, तब क्या कर देते हैं? जिप्सम का उपयोग करते हैं। तब जिप्सम मिला देते हैं, ठीक है, जिससे खेत की लवणीयता थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या कि पंजाब की ही बात कर ले। पंजाब में बहुत ज़्यादा उर्वरक का उपयोग होने लगा। पंजाब में इतनी ज़्यादा उर्वरक के उपयोग होने लगा कि जिसकी वजह से वहाँ के ज़मीनों की उर्वरक क्षमता ही खत्म हो गई। वहाँ के ज़मीनों की क्या हो गई? उर्वरक क्षमता ही खत्म हो गई और पैदावार वहाँ पर कम होने लग गई। बहुत अधिक देश में सबसे अधिक जो उर्वरक का इस्तेमाल होता है, वो रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है, वो पंजाब की ही करता है, पंजाब करता है, और कोई देश नहीं, राज्य नहीं करता है, जिसकी वजह से वहाँ के ज़मीनों की उर्वरक क्षमता ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम भी लेके आए, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम लेकर के आए, जिसकी वजह से आपके ज़मीन की चेक की जाती है, मिट्टी को चेक किया जाता है और आपके ज़मीन में कितना खाद देना है वो बताया जाता है। इसी के साथ अब ऑर्गेनिक खेती पर भी हमारा देश निर्भर हो रहा है। ऑर्गेनिक खेती पर मतलब कि जो खाद होते हैं वो क्या होते हैं? केमिकल वाले नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक खेती का हम यूज करके क्या करते हैं? ज़मीन की पैदावार भी बढ़ाते हैं और फसलों को अच्छी पैदावार मिलती है। इसके साथ ही देखिए कि जो भूमि ये धारण कर पाएगी, क्या भूमि धारण कर पाएगी? देखिए, भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन का हमें, तो भूमि क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है और हम जब खेतों की सिंचाई करते हैं तो बहुत अधिक पानी का उपयोग हो जाता है, जिसकी वजह से जो भूमि जल स्तर है वो बहुत घटता जा रहा है, ठीक है। हाँ, मान लेते हैं कि वर्षा हो गई तो थोड़ी सी जल स्तर बढ़ जाती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जैसे 1930 तक, 2030 तक देश के 23 बड़े शहर में पीने का पानी तक नहीं रहेगा। इसलिए पानी की हमें बचा करके, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन है और इसको बनने में ही करोड़ों साल लग जाते हैं, तो हमें जो भी सिंचाई करनी है या पानी की व्यवस्था है उसको बहुत संभल करके करना चाहिए। जितनी आवश्यकता है उतने का ही उपयोग करना चाहिए। अब देखिए, अगला पॉइंट है पालमपुर गांव में भूमि का असमान वितरण। असमान वितरण का मतलब ये क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग कृषक हैं, किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, और कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक ज़मीन है। अब 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन होने पर उनकी खेती करने में क्या होती है? असुविधा होती है। और एक मान लेते हैं, देखिए ये एक खेत है,
तो इस खेत में छोटे छोटे टुकड़े हो गए, छोटे छोटे क्या हो गए, टुकड़े हो गए, अलग अलग लोगों के ये हिस्से हैं। तो इसमें खेती करना बहुत हमारे पास मुश्किल होता है, जबकि अगर एक यही बड़ा खेत किसी का रहे तो इसमें खेती करना आसान रहता है और इसमें पैदावार अच्छी होती है। तो जो पालमपुर गांव ही नहीं, पूरे भारत में जो कृषि भूमि का वितरण है वो बहुत इस प्रकार से असमान वितरण है। क्यों? क्योंकि परिवारों का बंटवारा होते गया, जिससे ज़मीनों को टूटते गए, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते गए और फिर खेती होना मुश्किल हो गई। तो बड़े किसान क्या करते थे, इन छोटे किसानों को भी खरीद लेते थे, छोटे किसानों की ज़मीन खरीद लेते थे और वही श्रम व्यवस्था में आ गई। श्रम व्यवस्था जहाँ पर क्या हो गए, जो कृषक था, छोटे किसान थे, वो अपनी ज़मीन पे खेती नहीं कर पाते थे, तो वो बड़े किसानों के पास अब क्या हो गए, मजदूरी पर काम करना शुरू कर, जिसे हम क्या कहते हैं, अखेतिहर मजदूर। अखेतिहर मजदूर कहते हैं, जो क्या है कि खेती नहीं है लेकिन खेती का काम कर रहा है, उसके पास खेत नहीं है लेकिन खेत में मजदूरी कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, अखेतिहर मजदूर कहते हैं। अब खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, तो देखिए गांव के लोग आज भी बैंकों पर कम भरोसा करते हैं और इसके लिए वो क्या करते थे, जो खेती करने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती थी, वो क्या करते थे, जो गांव में साहूकार होते थे या बड़े किसान होते थे, उनसे क्या करते थे, उच्च ब्याज दर पर पैसे लेते थे। क्योंकि भले ही गवर्नमेंट ने जनधन योजना, अलग अलग अकाउंट खोल दिए हों, ठीक है, फिर भी आज भी गांव के बहुत सारे लोग बैंक पर भरोसा नहीं करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे पास खेतों के लिए जो आवश्यक पूंजी थी वो जुटाना बहुत ही मुश्किल होने लग गई और इससे जो कर्ज बढ़ता गया और इसकी वजह से कई किसान सुसाइड करने लग गए। जैसे आपने देखा होगा इंडिया की मदर इंडिया मूवी, जिसमें साहूकार होता है और वो कर्ज लेने के लिए किस तरह से प्रताड़ित करता है। तो यही है इस गाँव को बताने के लिए। जो पहली मूवी थी, भारत की पहली मूवी थी, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, मदर इंडिया। इसके साथ देखिए अब हमारे पास पालमपुर गांव में गैर कृषि कुछ क्रियाएं भी हैं। पालमपुर गांव में कुछ गैर कृषि क्रियाएं भी हैं, जैसे डेयरी, लघु स्तरीय विनिर्माण, दुकानदार और परिवहन। देखिए डेयरी में क्या है, जैसे गाय भैंसों के दूध से पनीर ये सब निकालना, दूध का निर्माण, दही का, पनीर का, इस प्रकार का काम गैर कृषि माध्यम में आ गया और गांव के लोग करीबन 25% लोग, कितना, 25% लोग, जो पालमपुर गांव के 25% लोग क्या करते हैं, गैर कृषि कार्य से करते हैं, जिसमें से डेयरी है, लघु स्तरीय विनिर्माण, मतलब छोटे छोटे चीज़ों का बनाना, जैसे जो 50 से कम लोग हैं या छोटे छोटे कंपनियों में काम कर लेना, छोटी छोटी कंपनियां खोल लेना, अलग अलग चीज़ों को बनाना, तो ये गैर कृषि में आ गया। दुकानदार, जैसे पालमपुर में किराना की दुकान खोल लेना, रेडी लगा लेना, ये सब क्या है, दुकानदार है। परिवहन, जैसे बैलगाड़ी, टुक टुक, ये सब चीज़ें चलाना, ट्रैक्टर चलाना, ये परिवहन के माध्यम में आ गया। तो पालमपुर गांव जो है, इस पालमपुर गांव के द्वारा हम भारत के सभी गांवों के बारे में समझ पाते हैं। इसीलिए एनसीईआरटी ने पालमपुर गांव को एक काल्पनिक गांव के रूप में लेकर के हमें समझाने की कोशिश की। ठीक है।